जैसा कि आपको विदित ही है कि इस्लाम का जन्म ईसा की 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ था और अरब से ही इस्लाम विश्व के अन्य भागों में फैला। यहीं से इस्लाम का प्रचार प्रसार ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा और भारत में कालांतर में इस्लाम का व्यापक प्रसार हुआ। यद्यपि भारत में जो प्रारंभिक इस्लामिक अनुयायी आए उन्हें हम लगभग 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से समझ सकते हैं, परंतु वास्तविक तौर पर भारत में इस्लाम का आगमन 12वीं शताब्दी में माना जाता है, जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इस तरह इस्लाम का भारत में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम के आगमन के साथ ही इस्लामी वास्तुकला भी भारत आई और भारत में इस्लामी ढंग से विभिन्न भवनों, मस्जिदों आदि का निर्माण किया जाने लगा। इस्लामी वास्तुकला की जो मुख्य विशेषताएं थी वे थी नोकदार मिहराब, तहखाना, बगली डाट जिसे स्क्विंच कहते हैं और गुंबद। ये मुख्यतः इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं थी। साथ ही साथ इस्लामी वास्तुकला के अंतर्गत भवनों को अरबी सुलेखन, बेल बूटों और ज्यामितीय विन्यास से सजाया जाता था। इस तरह ये इस्लामी वास्तुकला की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। साथ ही साथ सल्तनत काल में जब इस्लाम का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, इस्लामिक जो वास्तुकला थी उसके अनुसार जब सल्तनतकालीन सुल्तानों ने भवनों, किलों और मस्जिदों का निर्माण किया तो इसके परिणाम स्वरूप एक मिली जुली वास्तुकला हमें देखने को मिलती है, जिसमें हिंदू वास्तुकला अर्थात भारतीय वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण दिखाई पड़ता है। जो हिंदू वास्तुकला की विशेषता थी उस काल में वह थी स्तंभों और सैतीरों का व्यापक प्रयोग, क्योंकि उस युग में हिंदू वास्तुकला के अंतर्गत या हम कह सकते हैं भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत भवनों में स्तंभों और सैतीरों का विशेष प्रयोग किया जाता था और इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि भवन मुख्यतः पत्थरों से निर्मित किए जाते थे। पत्थरों का प्रयोग भवनों में प्रमुखता से किया जाता था। इस तरह जो एक भारतीय वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला के मिश्रण से जो एक नई शैली विकसित हुई उसे हम भारतीय इस्लामी वास्तुकला अर्थात इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं और कालांतर में इसका व्यापक प्रयोग हमें भारत में देखने को मिलता है। जैसा कि हमारा आज का शीर्षक है मुगल कालीन वास्तुकला, तो मुगल काल तक आते आते जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसमें समय समय पर कई परिवर्तन आए। इस विकास क्रम को हम
3 चरणों में समझ सकते हैं कि किस तरह भारत में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का विकास हुआ। इनमें पहला चरण था जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो वास्तुकला का विकास हुआ, जो भवन निर्माण हुए, जो किलों का एवं अन्य नगरों का निर्माण हुआ। तो प्रथम चरण के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो भी इस तरह के निर्माण कार्य हुए उन्हें हम समझ सकते हैं। दूसरे चरण में जब हम देखते हैं कि तुगलक काल में जब दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हुआ और कई क्षेत्रीय राज्य प्रमुखता से उभरे, उनका उदय हुआ। इनमें जैसे बहमनी, विजयनगर, साथ ही साथ कालांतर में जो गोलकुंडा, बीजापुर, कश्मीर आदि में जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। तो यहाँ भी क्षेत्रीय वास्तुकला के अंतर्गत एक स्वतंत्र क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ। इसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का दूसरा चरण समझ सकते हैं। और जो तीसरा चरण था वह था मुगल वास्तुकला, अर्थात मुगल काल में जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो एक विकसित स्वरूप हमारे समक्ष आता है उसे हम मुगल वास्तुकला भी कहते हैं, और इसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक चरम विकास कह सकते हैं। मुगल कालीन जो वास्तुकला थी उसका जो विकास हुआ उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, क्योंकि मुगल काल में जो बादशाह था, जो सत्ता का प्रमुख था, उसकी शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। क्योंकि हम देखते हैं कि अकबर के समय से मुगल साम्राज्य अत्यंत विस्तृत और शक्तिशाली हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इससे साम्राज्य के संसाधनों में भी वृद्धि हुई, अर्थात साम्राज्य के आर्थिक संसाधन या अन्य जो भी संसाधन थे उनमें जब वृद्धि हुई तो आर्थिक स्थिति अच्छी होने से और राजनीतिक स्थिति बेहतर होने से जो राजनीतिक क्षेत्र में जो स्थिरता आई उसने विकास के विभिन्न आयामों को सहयोग प्रदान किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो आर्थिक संसाधन थे, विभिन्न प्रकार के जो संसाधन थे, बादशाहों द्वारा, विशेषकर हम कह सकते हैं अकबर द्वारा, उनका उपयोग कला की अभिव्यक्ति, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला आदि के विकास में किया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल काल में जो भवन निर्माण का कार्य था वह बड़े विस्तृत पैमाने पर किया गया। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में एक नया नगर ही बसाया गया। साथ ही साथ आगरे का लाल किला आदि जो विस्तृत निर्माण के कार्य थे इन्हें बड़े पैमाने पर पूरा किया जाने लगा। तो ये मुगल काल की कुछ विस्तृत, जो ये मुगलकालीन वास्तुकला की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जिनमें हम देखते हैं कि भवन निर्माण के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की गई और एक निर्माण योजना के तहत भवनों का निर्माण किया जाने लगा, दुर्गों का निर्माण किया जाने लगा, और इस तरह एक प्रकार से नए नगर जो है मुगल काल में बसाए गए। मुगलकालीन वास्तुकला की एक अन्य विशेषता यह भी है कि भवन निर्माण में श्रेष्ठतर सामग्री का उपयोग किया गया। पहले जहां बलुआ पत्थर का उपयोग ज़्यादा होता था वहां बाद में संगमरमर का प्रयोग अधिक किया जाने लगा। मुगलकालीन जो वास्तुकला का प्रमुख जो विकास है उसका जो प्रारंभ हम पाते हैं अकबर के शासनकाल से, और उसकी जो चरम परिणति होती है वह शाहजहां के शासनकाल में हमें देखने को मिलती है। मुगलकालीन वास्तुकला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें जो पहला बिंदु आता है
वो है मुगल कालीन वास्तुकला पारंपरिक रूप से अमूर्त और अनुकरणात्मक रही है। अर्थात मुगल काल में वास्तुकला में कई अन्य जो वास्तुकला के उदाहरण थे उनका अनुकरण करने का प्रयास किया गया है और इस तरह जो अमूर्त स्वरूप था डिस्क्रीट था उसको एक मूर्त स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। मुगल कालीन वास्तुकला में इस तरह विविधता भी है क्योंकि ये अनेक तत्कालीन भवन निर्माण में होने वाले विभिन्न संरचनात्मक सिद्धांतों और डिजाइनों का एक सम्मिश्रण भी है। इसमें सामग्री के रूप में पत्थर के अतिरिक्त पलस्तर और गच्छकारी इसका प्रयोग किया गया है। गच्छकारी का जो स्तूपों का प्रयोग जिसमें किया गया है और साथ ही साथ विविध प्रकार की निर्माण सामग्री के प्रयोग के अंतर्गत संगमरमर के पत्थर और जवाहरात से भी जड़ावट की गई है। भवन निर्माण में संगमरमर के पत्थरों के अलावा जवाहरातों का भी प्रयोग किया गया है। मुगल काल की वास्तुकला की एक अन्य विशेषता यह भी रही है कि इस काल में भवनों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उद्यानों का भी निर्माण किया गया है। आपने देखा होगा कि जो विभिन्न मुगल कालीन भवन हैं उनके विस्तृत प्रांगण में उद्यान भी हैं। मुगल गार्डन इसीलिए एक विशेष तौर पर जाना जाता है। जैसे कश्मीर में कई ऐसे उद्यान हैं जिन्हें जहांगीर द्वारा लगाया गया था और इस तरह मुगल काल में भवनों के आगे एक प्राकृतिक वातावरण तैयार करने हेतु उद्यानों का प्रयोग किया गया है। इस्लामिक परंपरा की जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें हस्त बिहिस्त अर्थात 8 स्वर्गों की कल्पना की गई है कि 8 प्रकार के स्वर्ग होते हैं और इन स्वर्गों की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए उद्यानों को एक प्रकार से कल्पित स्वर्ग माने स्वर्गों का रूप माना गया है और इस रूप में उद्यानों का प्रयोग मुगल वास्तुकला में किया गया है। मुगल बादशाह और उनके द्वारा जो प्रमुख भवनों का निर्माण किया गया है या जो वास्तुकला के उदाहरण स्वरूप जो प्रमुख भवन उनके द्वारा निर्मित किए गए हैं उनमें यदि हम कालक्रमानुसार अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि बाबर ने जब मुगल वंश की स्थापना की तो बाबर को इतना समय नहीं मिल पाया कि वह स्वतंत्र रूप से कुछ बेहतरीन भवनों का निर्माण कर सकता, क्योंकि 4 वर्ष ही लगभग बाबर शासन कर पाया और इन 4 वर्षों में वह निरंतर अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए संघर्ष में रत रहा। इसलिए उसे इतना समय नहीं मिल पाया कि वह एक स्वतंत्र वास्तुकला या एक भवन निर्माण कला को सुदृढ़ता प्रदान करता। परंतु फिर भी बाबर ने आगरा में एक उद्यान का निर्माण किया जिससे उसकी उद्यानों के प्रति रुचि का ज्ञान होता है। बाबर के पश्चात हुमायूं जब बादशाह बना तो अपनी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण और अपनी कुछ भोग विलास की प्रवृत्ति के कारण हुमायूं शासन को उतनी कुशलतापूर्वक नहीं चला पाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सूर्यवंश के शेर शाह ने शीघ्र ही हुमायूं को चुनौती देना आरंभ किया और कालांतर में शेर शाह दिल्ली का बादशाह बन गया। फिर भी हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर का निर्माण कराया
दीन पनाह का अर्थ होता है धर्म का शरण स्थल। और जब हुमायूं के पश्चात या हुमायूं के शेरशाह से पराजित होने के बाद जब शेरशाह बादशाह बना तो शेरशाह ने भी भवन निर्माण में रुचि दिखाई। यद्यपि शेरशाह को भी इतना समय नहीं मिल पाया कि वह एक सुदृढ़ वास्तुकला को विकसित कर पाता, परंतु फिर भी शेरशाह के शासनकाल में शेरगढ़ नगर की स्थापना की गई, जिसके अवशेष आज भी दिल्ली में देखे जा सकते हैं। दिल्ली में जो कई महत्वपूर्ण वास्तुकला के उदाहरण हैं उन्हें हम देख सकते हैं कि उनमें कुछ भवन जो हैं अवशेष के रूप में शेरशाह की याद दिलाते हैं, क्योंकि शेरशाह ने शेरगढ़ के अतिरिक्त एक जो नगर था जिसे हम एक नए नगर जिसको छठा नगर भी कहते हैं उसकी नींव डाली थी। यह नगर बाद में शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही कहलाया। यह नगर जो था पुराने किले जो जिसके पांडव का किला भी कहते हैं उस किले के पूरब और उत्तर की ओर बनाया गया था। इसमें 9 मील से अधिक लंबे नगर कोट का प्रावधान किया गया था और इसके जो अवशेष इसके परकोटे के जो अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं, लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा जो कि मथुरा रोड के निकट है, ये शेरशाह के समय की वास्तुकला के कुछ उदाहरण हैं। साथ ही साथ दिल्ली का जो पुराना किला है उसके भीतर जो है शेरशाह द्वारा किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किया गया था और एक अन्य जो इमारत है शेर मंडल उसका निर्माण भी शेरशाह ने किया था। हुमायूं के शासनकाल की जो अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनमें है हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया हुमायूं का मकबरा। इस तरह हम बाबर और हुमायूं तथा शेरशाह के शासनकाल की कुछ वास्तुकला के उदाहरण देखते हैं, जिनसे उस समय की जो मुगल वास्तुकला के जो प्रारंभिक उदाहरण हैं और जो प्रारंभिक दौर से मुगल वास्तुकला गुजर रही थी उसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह हम पाते हैं कि मुगलकालीन वास्तुकला का प्रारंभिक दौर किस तरह कुछ नगरों और कुछ भवनों के रूप में हमें देखने को मिलता है।